नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात तीस्ता सीतलवाड़ की, जो जालसाजी और फौजरी के मामले में करीब 2 महीने से जेल में थी। उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। तीस्ता सीतलवाड़ को शर्तों के साथ जमानत दी और शर्त यह है कि उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, जांच में सहयोग करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। हाई कोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा। ये फैसला मामले के इस तथ्य को ये महिला है, इसका असर मामले के दूसरे आरोपियों पर नहीं पड़ेगा। ये ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा कि वो जमानत के लिए बॉन्ड के लिए कैश पर विचार करें, लोकल श्योरिटी पर जोर ना दें। बहरहाल इस पर बात करने के लिए, हमें और बेहतर तरीके से समझाने के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला तो सवाल मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। अमूमन ऐसे मामलों में वो दखल नहीं देते, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला कदम है जो डैमेज इनके गुजरात वाले फैसले ने किया उसको अंडू करने का। देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जिस आरोप पर उनको अरेस्ट किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी याचिका, मतलब जाकिया जाफरी की जब याचिका खारिज करी, तो उसमें ये लिख दिया कि ये लोग बहुत साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं और इन्होंने सरकार को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे करी, और इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, इनको डॉक में रखना चाहिए। बिल्कुल बेहुदा फैसला। लेकिन अगर उस बेहुदे फैसले को हम मान भी लें, तब भी उसमें ये नहीं लिखा था कि इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट का और बेल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट कई बार ले डाउन कर चुका है कि अरेस्ट तभी किया जाता है जब ये आशंका हो कि ये आदमी भाग जाएगा या ये लेडी भाग जाएगी या एविडेंस से टैंपर करेगी, छेड़छाड़ करेगी, या बहुत संगीन अपराध करा है और इस अपराध को फिर से करेगी। तो इस केस में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया जाए। और बेल तो रूल माना जाता है, जेल एक्सेप्शन माना जाता है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि ये कोई अपराध है जिसकी जांच होनी चाहिए, जो कहते हैं कि हम, गुजरात पुलिस कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कर रहे हैं, तो अगर जांच भी आपको करनी है तो आप करिए। उसके लिए आपको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेल डिनाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने उनकी बेल की याचिका पर 6 हफ्ते की तारीख लगा दी। बेल थोड़ी ऐसे 6 हफ्ते की तारीख लगाई जाती है नॉर्मली, बेल तो तुरंत कंसिडर करी जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको इंटरिम बेल पर रिलीज कर दिया और बोला है कि हाई कोर्ट उनकी बेल की याचिका तय कर दे। और अब मुझे उम्मीद है कि अब हाई कोर्ट जो है उनको बेल ग्रांट कर देगा और सुप्रीम कोर्ट से कुछ सीख लेकर, और साथ में मुझे ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तीस्ता की रिव्यू पिटिशन पर अब विचार करेगा और उस फैसले का रिव्यू करा जाएगा, जो मेरी राय में बिल्कुल बेहुदा फैसला है। प्रशांत जी, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो कोर्ट कवर करते हैं, मैं उनको भी सुन रही थी, उनका भी ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें है, और जिस तरह से आपने भी संकेत दिया कि जो ये मामले लगे थे, यूएपीए जैसा कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई अपराध हत्या का पूरा मामला नहीं है, और इस पूरे मामले में कस्टडी में लेकर पहले भी पूछताछ हो चुकी है तीस्ता से, तो जेल की जरूरत क्यों? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। अब तो सच में हो ये रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है मोहम्मद जुबैर के केस में भी और भी कई सारे केसेस में, कि भाई अब आजकल ये रवैया बन गया है पुलिस एजेंसीज का कि जिसके खिलाफ भी कोई भी एफआईआर रजिस्टर करो, चाहे सेडिशन का चाहे कोई और, उसको तुरंत हिरासत में ले लो, उसको तुरंत अरेस्ट कर लो। और अनफॉर्चुनेटली कई लोअर कोर्ट्स का भी यही रवैया हो गया है कि भाई बेल देते ही नहीं। यूएपीए तो एक ऐसा काला कानून है जिसमें बेल के लिए इतने सख्त प्रावधान करे हुए हैं कि बेल देते समय कोर्ट को ये कहना पड़ता है
कि भाई इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और गलत फैसले में ये कह दिया कि भाई एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को भी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता बेल देते समय। तो मतलब यूएपीए में तो बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है किसी के लिए। किसी के खिलाफ आप झूठा यूएपीए का केस बना दे, जो कि रोज बनाए जा रहे हैं, तो उसमें बेल बहुत मुश्किल होती है। लेकिन खैर ये यूएपीए का केस नहीं था, ये तो नॉर्मल वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी वगैरह का केस था। जी प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इशारा किया है, ट्रायल कोर्ट को भी इशारा किया है, और इसका असर क्या आप देख रहे हैं? इसका जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा किया कि ट्रायल कोर्ट में आगे चलेगा कि भाई इतने हफ्ते के बाद आपने डेट लगाई इस पूरे मामले में, जून के बाद इतनी समय लिया, ये महिला है जिस तौर से बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोर दिया, तो जो ये एक तरह से सुझाव दिया गया अन्य कोर्ट्स को, किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका क्या असर होगा? नहीं, मेरी राय में इसका असर, अगर कोई वहाँ होशियार जज हैं या कोई सरकार के दबाव में नहीं है जज, तो उनके ऊपर असर तो सीधा सीधा यही होना चाहिए कि भाई इसमें बेल डिनाई करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए जब भी इसकी सुनवाई हो उनको बेल मिलनी चाहिए, हाईकोर्ट को देनी चाहिए। और अगर हाईकोर्ट नहीं देता तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत बेल उनको मिल जानी चाहिए। मतलब ये बेल डिनाई करने, ये तो खैर कोई केस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेहुदे फैसले के आधार पर ये केस बनाया गया है। अरे इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, मतलब गुजरात में दंगों में बड़े लोग शामिल थे, इसके बारे में इतने सारे संकेत थे, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई। इसी वजह से ट्रायल्स को गुजरात से बाहर शिफ्ट किया गया। इसी वजह से एमाइकस क्यूरे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करे थे, उन्होंने बोला कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट सही नहीं लग रही और इसमें कई चीजें एसआईटी को और देखनी चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे केस में जो व्यक्ति विक्टिम्स की मदद कर रहा है जस्टिस दिलवाने के लिए, उसके खिलाफ आप ये कह देंगे कि आपने सरकार को से सवाल पूछने की जुर्रत कैसे करी, आपने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे करी, और इसके लिए आपको डॉक में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेहुदा फैसला है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट। जी आखिरी सवाल प्रशांत जी, मैं बस यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब आगे की राह तीस्ता के लिए आप किस तरह से कानूनी राह देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंतरिम जमानत मिली है। हाँ नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उनको पूरी जमानत मिल जाएगी, और अब सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करके उस फैसले को पलट देगा जो फैसला खानविलकर साहब ने इफेक्टिवली दिया जस्ट रिटायरमेंट से जस्ट पहले। चलिए, आप प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े और इस मामले पे और रोशनी डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देश की बात में आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 72 लोगों को बिना परीक्षा लिए ही नौकरी देने का मामला सामने आया है। विधानसभा में नौकरी की बंदरबाट में कथित तौर पर बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी के रिश्तेदार और मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कराने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी पाने वाले लोगों की ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी भूचाल आ गया। इस लिस्ट के मुताबिक कथित तौर पर विधानसभा में नौकरी पाने वालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिश्तेदार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भाई, देहरादून के मेयर की पत्नी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी समेत कई मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप है। ये सारी भर्तियां 2021 में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के वक्त हुई। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके संबंधी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जांच की क्या आवश्यकता है, नियमानुसार दी गई हैं। टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। नहीं, इसमें वैकेंसी लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए।
नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में चहेतों को नौकरी देने का आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों पर लगता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इस समय वर्तमान में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नजदीकी पीआरओस, उनकी पत्नियों, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके नजदीकी उनके ओएसडी के 2 साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरी लगना, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं, उनकी सगी भतीजी की नौकरी लगना, यदुवीर सिंह जो प्रांतीय प्रचारक हैं भारतीय आरएसएस के, उनके भाई की, उनके भतीजी की और उनके ड्राइवर की नौकरी लगना। शायद ही कोई मंत्री ऐसा बचा है जिसके ओएसडी या पीआरओ के परिवारजनों की किसी की नौकरी नहीं लगी हो। तो ये इतना बड़ा मामला इस विधानसभा में चल रहा है। इस धांधली की गंभीरता को देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच कराने का आग्रह किया है। आज की तारीख में जब सफाई कर्मी की नौकरी भी परीक्षा देकर मिलती हो, तब उस वक्त उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर ने क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की नौकरी मंत्रियों के रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह बांट दी। ऊपर से स्पीकर का ये कहना कि तदर्थ नौकरियां देने का अधिकार क्षेत्र उनका है। देहरादून से आशीष दाभोल के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर आस्था केंद्रों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों लामबंद हो रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में राम सीता लक्ष्मण मंदिर का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि अब सतना जिले के भगवान राम पथ गमन पर स्थित सिद्धा पहाड़ का खनन के मामले ने जोर पकड़ा हुआ है। बीजेपी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला तो मुख्यमंत्री कह दिया है कि सिद्धा पहाड़ में कोई खनन नहीं होगा। कहते हैं त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम जब चित्रकूट में थे तो इस सिद्धा पहाड़ पर ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर देखकर दुखी हो गए। गुस्से में अपनी भुजाएं उठाकर धरती को निशाचरों से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। पौराणिक महत्व से जुड़े राम भक्तों की आस्था के इस केंद्र पर सरकार ने जेसीबी चलाकर लेटेराइट, बॉक्साइट जैसे खनिज निकालने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश के खनिज विभाग ने चित्रकूट के पौराणिक महत्व वाले सिद्धा पहाड़ को लीज पर देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन व्यापक आमजन के विरोध को चलते अंततः शासन को अपनी जेसीबी के पहिए मोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैटर संज्ञान में आया है तो इसीलिए स्पॉट पे आए भी थे इसकी स्थिति को देखने के लिए। इसमें बेसिकली सिया में अनुमति लगाई के लिए इसी जारी करने के लिए लगाया गया था, तो उसमें जन सुनवाई के लिए आवेदन आया था जो प्रशासन को करना होता है, जिसमें जो इस बात से इसकी समझ में आ सके या लोगों की जो भी आस्थाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं उससे भी सिया को अवगत कराया जा सके, तो उसी के लिए पब्लिक हियरिंग थी। तो उसके पूरा परीक्षण करा के फिर शासन को भेजा जाएगा। 14 अक्टूबर को लोक सुनवाई रखी गई। खुद बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। पिछले चुनाव में विंध्य से पूरी तरह साफ हुई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में धड़ाधड़ आधा दर्जन ट्वीट किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, मैं 3 बार
मिलने का प्रयास किया पर मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस खदान का कारोबार तत्काल में बंद करें। वो शिवराज सरकार जो खुद को धर्मप्रेमी बताती है, जो भगवान के नाम का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं, उन्होंने वहां खनन को लेके प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। लोक सुनवाई का आदेश मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निकाल दिया था, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार सुनियोजित तरीके से भगवान राम के अवशेषों को, यादों को नष्ट करने का काम कर रही है। ये धार्मिक भावना के विपरीत निर्णय है। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। दबाव शायद काम आया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया सिद्धा पहाड़, सतना जैसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थान जो हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। यहाँ उत्खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। सतना जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने वैध खनन को तो रोक लिया, लेकिन उस अवैध खनन का क्या जो न सिर्फ सिद्धा पहाड़ बल्कि कई और पहाड़ों, नदियों का सीना छलनी कर रहा है और सब चुप हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। देश की राजनीति में धर्म और धार्मिक प्रतीकों का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन सिद्धा पहाड़ की घटना बताती है कि जब कारोबारी हितों का मामला हो तो सब चुप्पी साध लेते हैं। वहां पर इन प्रतीकों का कोई मतलब नहीं रहता। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब कुछ सियासी बातें आपको बताते हैं। पहले जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के अंत में जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राज्य इकाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आगामी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और कहा है कि इस यात्रा से न केवल भाजपा कैडर को नैतिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू होंगी। अमित शाह के दौरे को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेताओं में उत्साह है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं के काम पर भी तेजी आ गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 2 दिन का कार्यक्रम है। वो सुरक्षा की समीक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक रैलियां भी करेंगे। साथ ही सीमावर्ती इलाकों का दौरा भी करेंगे और विकास के कामों का जायजा लेंगे। 26 अगस्त को शाह ने दिल्ली में बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की थी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल के शुरू में केंद्र प्रशासित प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। दिलचस्प ये भी है कि 24 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संकेत दिया कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पीजीएडी की दूसरी पार्टियों के साथ सीट बंटवारा नहीं करेगी। और अगले दिन 25 अगस्त को अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में की। इस सब के बीच गुलाम नबी आजाद को जो पॉलिटिकल डिफेक्टर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो अपनी पार्टी हो या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हों जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनका समर्थन मिलना जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि गुलाम नबी आजाद ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला तब लिया जब गुपकार अलायंस में दरारें दिखनी साफ हो गई थी और ये पॉलिटिकल पार्टीज अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहे थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया था कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया है। आज नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने कभी किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने साफ किया कि वो क्या बोलते हैं उससे मुझे क्या मतलब नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर किसी बीजेपी नेता के घर छापे क्यों नहीं पड़ते, आखिर उन्हें कौन बचा रहा है। इस बीच आज पटना शहर में जेडीयू के कई पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें लिखा है, मन की नहीं काम की, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन। साफ है कि ये सारे हमले इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर किए गए हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि देश में जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं।
कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के किस बयान को लेकर है। कल प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था, सुनते हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। उधर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने फिर से कहा है कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के द्वारका में आज रैली की है। उनके निशाने पर राज्य की बीजेपी सरकार थी। केजरीवाल ने सभा में मौजूद लोगों को अपने चुनावी वायदे गिनाए हैं। पहला वादा ये कि एमएसपी पर फसल खरीदेंगे, शुरू में 5 फसल से शुरू करेंगे, बाद में बढ़ाएंगे। किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे। जमीन का अभी वाला सर्वे रद्द करेंगे, दोबारा सर्वे होगा। फसल बर्बाद होने पर किसान को 20,000 एकड़ का मुआवजा देंगे और नर्मदा बांध का कमांड एरिया बढ़ाएंगे और कोने कोने तक पानी पहुंचाएंगे और किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। केजरीवाल हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कि गुजरात में 5 साल में हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता उसको हम 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। 10 लाख। सरकार बनने के 1 साल के अंदर जितने सरकारी पद हैं सारे पेपर करवा के सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी करवाएंगे। सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो 0 आएगा। और अब बात कांग्रेस पार्टी की। इस बीच कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी पर तगड़े हमले किए हैं। इस देश में पोलियो की दवाई को आने में 28 साल लगे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 30 साल लगे। इस देश में चिकन पॉक्स की दवाई को आने में 35 साल लगे। इस देश में हमारे डिप्थेरिया की दवाई के लिए आने के लिए 20 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। हमारे यहां ट्यूबरकुलोसिस टीबी का लिक्विड बीसीजी वैक्सीन मास अवेलेबल 1951 में हो गया था। देश आजाद 1947 में हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने 1951 में टीबी का वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को अवेलेबल कर दिया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का जो वैक्सीन था वो हमारे यहां 1965 में उपलब्ध हो गया था देशवासियों के लिए। पोलियो का ओरल वैक्सीन मुंह से लिया जाने वाला 1970 में उपलब्ध हो गया था।
मीजल्स का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया था। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1997 में देशवासियों को उपलब्ध हो गया था। H1N1 नोवल वायरस जो इसी तरह का वायरस है, उसका वैक्सीन 2009 में उपलब्ध करवा दिया गया था। ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था, और जापानी बुखार का वैक्सीन 2012 में उपलब्ध करवा दिया था। ये 8 वैक्सीन जब उपलब्ध करवाए गए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसलिए चुनी हुई सरकारों और इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने से पहले और अपने मियां मिट्ठू बनने से पहले कम से कम देश के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। और अब बात तृणमूल कांग्रेस की। कोयला घोटाले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में बुधवार को उन्हें फिर से समन जारी किया था। अभिषेक बनर्जी ईडी के कोलकाता के दफ्तर में कुछ देर पहुंचे, उनसे पूछताछ हुई। ईडी ने पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को भी समन किया। मलय घटक को नई दिल्ली के दफ्तर में 14 सितंबर को समन किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी को समन किया जाना बीजेपी की बदले की राजनीति है। पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मुरुगा मठ के प्रमुख शिवमूर्ति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वो 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत रहेगा। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में इलाज होने का आदेश दिया है। ये भी कहा है कि हालात गंभीर होने पर ही उन्हें अस्पताल भेजा जाए। इससे पहले शिवमूर्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल शाम उन्हें गिरफ्तार किया गया था। देर रात उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 6 दिन पहले उन पर 2 नाबालिग छात्राओं से रेप का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शिवमूर्ति मुरुगा लिंगायत समुदाय के सबसे अहम मठ के महंत हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि वे साजिश का शिकार हुए हैं और उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित होंगे। उन्हें सियासी समर्थन भी मिल रहा था। उनके करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पहले ही उन पर लगे आरोपों को गलत करार चुके हैं। अब हरियाणा की बात। हरियाणा में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिला फतेहाबाद में अपने 9 साल के बच्चे के साथ मायके से लौट रही महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्चे ने डर के मारे दूसरे कंपार्टमेंट में घुसकर अपनी जान बचाई। आरोपी ने बचने के लिए रेल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के कारण भाग नहीं सका। हरियाणा में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिला फतेहाबाद में अपने 9 साल के बच्चे के साथ मायके से लौट रही 30 वर्षीय महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्चे ने डर के मारे दूसरे कंपार्टमेंट में घुसकर अपनी जान बचाई और आरोपी ने बचने के लिए रेल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के कारण भाग नहीं सका। रोहतक से टोहाना लौट रही महिला की तलाश रात भर होती रही और सुबह 4 बजे उसकी लाश मिली। 9 साल के बेटे से पिता को पता चला कि उसकी पत्नी पर क्या बीती। मैं देखा बच्चा कल्ला ही आ रहा, मैं पूछा बच्चा भी छलांग लगाने लग गया सी ट्रेन तो। मैं रोकया, बेटा रुक जा, ट्रेन रोक लैंदे, फिर छलांग लगाई। उस तो बाद की मैं बच्चे उतर के भज के आया, पापा जल्दी, मम्मी ने छलांग लगा, किसी ने धक्का देता, धक्का देने से मम्मी नीचे गिर गई। बस उसी टाइम मेरा सर हम इंसाफ चाहते हैं जी, उस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस बच्चे को। मेरे बच्चे रोल दिए उस आदमी ने। आरोपी संदीप बदनीयत से पिछले स्टेशन से चढ़ा और ट्रेन में महिला को अकेला देखकर उससे छेड़खानी करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे ट्रेन से फेंक दिया।
जीआरपी को भी बुलाया हमने। जीआरपी का ये जुरिस्डिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप करके ले आई। कन्फ्रेंस में क्या बताया उसने, अक्यूज्ड ने, कि क्या मकसद था उसका? जी, वो जो अक्यूज्ड है उसने थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी, तो अभी उससे पूछताछ चल रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में पिछले साल 1144 हत्या हुई, 3724 अपहरण हुए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के 1716 केस रजिस्टर किए गए। सरकार रेलगाड़ियों में मुसाफिरों की सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती है। महिलाओं के सुरक्षा के बीच टोहाना की रहने वाली इस महिला का रेल में ये जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। इस घटना के बाद क्या सरकार रेल में दिन रात यात्रा करने वाली लाखों महिलाओं को सुरक्षा दे पाएगी, या फिर यूं ही महिलाओं की सुरक्षा के खोखले दावे ही करती रहेगी? फतेहाबाद से साहिल के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सीरियल किलर का आतंक समाप्त हो गया है। सागर का सीरियल किलर स्टोनमैन भोपाल में गिरफ्तार हुआ है। उसने 6 दिन में 4 मामलों में सुरक्षा गार्ड्स को निशाना बनाया। 2 दिन में 3 हत्याएं करने का आरोप है। तीनों कत्ल में सर पर हथौड़े, पत्थर या मोटे डंडे से वार है। रात में सोते हुए लोगों को वो निशाना अपना बनाता था। तो देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये समंदर में चलता फिरता शहर है और समंदर में देश की चुनौतियों का उत्तर है विक्रांत। अब भारत विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा चुका है और ऐसे सशक्त देशों की कतार में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह के ताकतवर युद्धक विमानों को ले जाने वाले स्वदेशी पोत हैं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है।